ये आकाशवाणी है। कहीं देर न हो जाए। प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए की 20वीं कड़ी जैविक आपदा। कुदरत के संग मन मानी अब और न होने देना है, मानवता को आए दिन अब और न रोने देना है। आफत आए तो अधिक नुकसान नहीं होने पाए, कल से नहीं आज से चेतो कहीं देर ना हो जाए। विज्ञान भैया जल्दी चलो ना। हाँ, पहले तो तुम अपना बैग ठीक से रखो। देखो कहाँ रख दिया है तुमने। नहीं, पहले मुझे ये मास्क उतारना है। अच्छा ठीक है, जो मर्जी करो। अरे बच्चों, ये आप लोगों ने मुंह क्यों ढक रखे हैं? आपके स्कूल में भी क्या स्वाइन फ्लू फैल गया है? हाँ? अरे नहीं मम्मी, कुछ बच्चों में स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखे थे, तो हमारे प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को सूचित कर उन्हें स्थानीय अस्पताल भेज दिया। ओह, और हाँ मम्मी, सरकारी स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर हमें मास्क बांटे हैं, जिससे स्वाइन फ्लू सभी स्टूडेंट्स में नहीं फैलेगा। तो ये तो अच्छी बात है ना बेटा। हाँ। अच्छा, आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों में आने वाले सभी लोगों ने मास्क पहना होता है। देखा है ना? हाँ, देखा था। जानते हो क्यों? क्योंकि पूरे देश में स्वाइन फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। मम्मी, आप हमें इंद्रधनुष कार्यक्रम के बारे में बताइए ना। वैसे मैं 2 मास्क और लाई हूँ, एक आपके लिए और एक पापा के लिए। शाबाश बेटी। देखो बेटा, इंद्रधनुष कार्यक्रम का शुभारंभ दिसंबर 25, 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा द्वारा किया गया। इसका लक्ष्य 7 टीकों के माध्यम से 7 विभिन्न बीमारियों जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, क्षय रोग यानी टीबी, समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रही हैं। खसरा और हेपेटाइटिस बी के प्रति बच्चों को प्रतिरोधी बनाना है, समझे? अच्छा मम्मी, एक बात बताओ, इंद्रधनुष कार्यक्रम का क्या लक्ष्य हो सकता है? बेटा, मंत्री महोदय ने ये योजना सुशासन दिवस के दिन आरंभ की। अच्छा। इस दिन पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस होता है। क्या होता है? जन्म दिवस। बिल्कुल। और मंत्रालय का लक्ष्य 2020 तक 201 जिलों को पूर्ण टीकाकरण से लाभान्वित करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर मम्मी, इतना बड़ा काम सरकार अकेले कर पाएगी? नहीं बेटा, नहीं। मंत्रालय इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, रोटरी इंटरैक्शन और अन्य दाता सहभागीदारों के साथ मास मीडिया और व्यक्तिगत संचार आदि का सहयोग लेगा। अच्छा मम्मी, एक बात तो बताओ। पूछो। हमारे देश में स्वाइन फ्लू कैसे फैला था? देखो बेटा, स्वाइन फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। 2015 में भारत में स्वाइन फ्लू फैलने के कारण तकरीबन 2035 लोगों की मौत हुई। कितने 2035। यानी 30 मार्च 2015 तक। इस बीमारी से सबसे अधिक गुजरात और राजस्थान राज्य प्रभावित हुए। प्रयोगशालाओं की जांचों से पता चला कि तकरीबन 33,000 लोग इस बीमारी से प्रभावित हुए, जिनमें से 2,000 से अधिक लोगों की मौत इस बीमारी के कारण हुई। ये बीमारी किन परिस्थितियों में फैलती है मम्मी? हर साल ठंड के दौरान तापमान में परिवर्तन के कारण इस वायरस से प्रभावित लोगों और इसके कारण होने वाली मौतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। ये बीमारी 2014 के अंत में बहुत तेजी से फैली बच्चों, और 2015 में ये पूरे देश में फैल गई।
12 फरवरी 2015 को राजस्थान राज्य में इसे एक महामारी घोषित कर दिया गया। अच्छा, हेलो, कौन बोल रहे हैं? भाभी पवन बोल रहा हूँ। अच्छा, कैसे हैं आप? बच्चे कैसे हैं? और क्या चल रहा है आजकल? हम सब ठीक हैं पवन। आप कैसे हो? बहुत दिन हो गए घर आए, आज घर क्यों नहीं आ जाते? आपको बच्चे भी बहुत याद कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आज तो नहीं, मैं अगले सप्ताह जरूर आऊँगा। पूरे 2 दिन रुकूंगा आपके पास, ठीक है? ठीक है, बच्चे भी आपके साथ समय बिताकर बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अगले सप्ताह, ठीक है? ओके, बाय बाय। अरे बच्चों, जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ। आज आपके अंकल डॉक्टर पवन आ रहे हैं। पवन अंकल? वो तो आजकल सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं ना मम्मी? हाँ हाँ। वाह, तब तो हमारे लिए अच्छा है मम्मी। हमें उनसे जैव आपदाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल। आपको तो पता ही है, हम हमारे स्कूल में होने वाले निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हैं। हाँ मम्मी, मुझे भी पता है कि निबंध का विषय क्या है। निबंध का विषय है भारत में महामारियाँ। इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ चाहिए होंगी और डॉक्टर पवन अंकल के पास बहुत सी रोचक जानकारियाँ होंगी हमारे लिए, है ना मम्मी? क्यों नहीं होंगी, पर अब जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, तभी तो उनसे बातें करोगे। हाँ, चलो बस चलो तैयार चलो, हो जल्दी रहे करो, हैं। चलो। हेलो भारती, कैसी हो? हेलो पवन, आओ आओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आओ। नमस्ते अंकल। अरे विघ्नन, उत्सुका, तुम लोग कैसे हो भाई? अंकल, हम ठीक हैं। आपका स्वागत है हमारे घर में। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा। हम तो बहुत बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे थे। ओहो, बहुत बड़ी हो गई हो तुम, है? अच्छा, क्या बात है? क्या आपको मुझसे हर बार की तरह कोई जानकारी लेनी है? कहीं आप लोग किसी प्रतियोगिता की तैयारी तो नहीं कर रहे हो भाई? है? अरे वाह अंकल, आपका अंदाजा तो एकदम सही निकला। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही होता है। हाँ। हमारे स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता होने वाली है। अच्छा। तो निबंध प्रतियोगिता का विषय है जैविक आपदाएं, विशेषकर भारत के संदर्भ में। हम लोग इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने की योजना बना रहे हैं अंकल। बेटा, पहले अंकल को नहाने दो, फिर आप सब लोग साथ में नाश्ता करना, उसके बाद आराम से बैठकर बातें करते रहना, ठीक है? ओके मम्मी। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं पहले थोड़ा फ्रेश हो लूं, फिर नाश्ता करने के बाद खूब सारी बातें करूंगा, ठीक है अंकल। चलो। अच्छा अंकल, सबसे पहले ये बताइए, जैविक आपदाएं क्या होती हैं? तो तुम्हारे सवालों का सिलसिला शुरू हो ही गया है। अच्छा, बताता हूँ। देखो, जैविक आपदाओं को जैव आपदाएं भी कहते हैं, जो कि जैविक पदार्थों से संबंधित होती हैं। इनसे सजीवों, विशेषकर इंसानों में स्वास्थ्य संबंधी खतरा उत्पन्न हो सकता है। अच्छा। इनमें चिकित्सकीय अपिष्ट और सूक्ष्म जीवों का नमूना, वायरस या जहरीले तत्व शामिल होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते रहते हैं। इनमें ऐसे पदार्थ भी शामिल होते हैं जो दूसरे जीवों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ओके अंकल। सामान्यतः इनकी चेतावनी के लिए जो संकेत उपयोग किया जाता है, उसमें कौन सी परिभाषा या टर्म जुड़ी है अंकल? तो कमाल है, तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हैं। जब मैं पिछली बार मिला था तो तुम इतनी सी थी, अब तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। चलो ठीक है। देखो बेटा, चेतावनी के लिए इसकी जो परिभाषा एवं संकेत उपयोग किया जाता है ना, वो ऐसा होता है कि ऐसे पदार्थों को ले जाने के लिए सावधानी रखी जाए। अच्छा अंकल, तो एक बात बताइए, जैविक आपदाओं के लिए किसने अंतर्राष्ट्रीय संकेत विकसित किया है, क्या आपको पता है? जैविक आपदाओं का संकेत सन 1966 में चार्ल्स बाल्डविन ने विकसित किया। 1966? हाँ, वो एक पर्यावरणीय स्वास्थ्य इंजीनियर थे जो डोव केमिकल कंपनी में रोकथाम उत्पादों पर काम करते थे। इससे जैविक पदार्थों, जिसमें वायरल नमूने और हाइपोडर्मिक सुइयों आदि शामिल होते थे, उन पर एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम या खतरे की चेतावनी के लिए उपयोग किया जाता है। अच्छा। अंकल, क्या परिवहन के लिए जैविक आपदाओं संबंधी एजेंटों को वर्गीकृत किया गया है? बिल्कुल। जैविक आपदाओं संबंधी एजेंटों को
परिवहन के लिए एक विशिष्ट यूएन संख्या द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। इनका वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। तुम नोट कर रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ, हम कर रहे हैं कर अंकल। रहे हैं। हाँ, लिखो वर्ग ए। बेटा वर्ग ए यूएन 2814 यानी 2814 मतलब ऐसे संक्रामक पदार्थ जो इंसानों को प्रभावित करते हैं। ऐसे संक्रामक पदार्थ जो ऐसे रूप में हो जिसके कारण स्थायी विकलांगता या जीवन को खतरा हो जब कोई स्वस्थ मानव या जानवर इसके संपर्क में आए। अच्छा। दूसरा वर्ग है वर्ग बी यूएन 2900 संक्रामक पदार्थ जो केवल जानवरों को प्रभावित करते हैं, सिर्फ जानवरों को, इंसानों को नहीं है। इस वर्ग में ऐसे संक्रामक पदार्थ आते हैं जो सामान्यतः ऐसे रूप में नहीं होते जिनके कारण इंसानों और जीवों में स्थायी विकलांगता या जीवन को खतरा हो या घातक बीमारियां फैले। अच्छा अंकल, क्या मैं एक और बात आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो बेटा। थैंक यू अंकल। अच्छा एक बात बताइए, क्या यही वर्ग है या और कोई भी श्रेणी बची है ऐसे पदार्थों की? अरे बेटा अभी तो 2 वर्ग और हैं। श्रेणी बी यूएन 3373 ऐसे जैविक पदार्थ जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर परीक्षण के उद्देश्य से भेजा जाता है। और अंतिम वर्ग में विनियमित चिकित्सा अपशिष्ट यूएन 3291 होते हैं। ऐसे अपशिष्ट या पुनर्उपयोगी पदार्थ जो किसी इंसान या जानवर के उपचार या जैव चिकित्सा अनुसंधान जिसमें उत्पादन और परीक्षण भी शामिल हैं के दौरान निकलते हैं। अंकल जैविक आपदाओं के स्तर के बारे में भी कुछ बताइए ना। देखो संयुक्त राज्य के बीमारी नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने जैविक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया है। जैव सुरक्षा स्तर 1 से 4 में प्रयोगशालाओं और अन्य सुविधाओं को वर्गीकृत किया गया है, जिसे संक्षिप्त में P4 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? P4। अच्छा अंकल, भारत में फैली महामारियों के बारे में भी बताइए ना। बच्चों चलो अब थोड़ा रुक जाएं, कॉफी और नाश्ता का इंतजाम हो जाए तो अच्छा रहेगा। पेड़ में चूहे कूद रहे हैं। चलो बच्चों अब थोड़ा रुक जाए, कॉफी और नाश्ता का इंतजाम हो जाए तो अच्छा रहेगा। देखो ना पेट में चूहे भी कूद रहे हैं, जरा मैं भी तरोताजा हो जाऊंगा। क्यों? अच्छा ठीक है अंकल, मैं अभी आपके लिए कॉफी लाता हूँ। तो डॉक्टर पवन कैसी लगी आपको कॉफी? बहुत बढ़िया, मजा आ गया, जान पड़ गई मेरे अंदर। अब मैं इनके सवालों का जवाब अच्छी तरह दे पाऊंगा। अच्छा तो अंकल अब भारत में फैली महामारियों के बारे में भी बताइए ना मुझे। हाँ बताता हूँ। देखो भारत में 19वीं सदी से ही महामारियों का प्रकोप रहा। जैसे प्लेग, हैजा, हेपेटाइटिस, फ्लू, पीलिया, स्वाइन फ्लू के कारण लाखों लोगों की मौत हुई। ओह, ये तो बहुत ही अब हम बात करते हैं दिमागी बुखार की महामारी की। अरे अंकल ये कैसी बीमारी है? बेटा मैं बताती हूँ। देखो दिमागी बुखार या मेनिंजाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की सुरक्षात्मक झिल्ली में साथ साथ तीव्र सूजन आती है। क्या आती है बेटा? सूजन। ये सूजन वायरस यानी विषाणु या अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण और कुछ दवाओं के कारण आती है। दिमागी बुखार से जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ओह, अच्छा मम्मा इसके कोई लक्षण भी होते हैं क्या? हाँ, दिमागी बुखार का सबसे सामान्य लक्षण सिर दर्द और बुखार के साथ गले की जकड़न, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना या बेटा चेतना में बदलाव, उल्टी और जोर से होने वाले शोर को बर्दाश्त ना कर पाना शामिल है। अच्छा, इस बीमारी का पता कैसे लगाया जाता है और इसका उपचार कैसे किया जाता है मम्मी? देखो बेटा, दिमागी बुखार में कई उपचार हैं, परंतु जटिल दिमागी बुखार में एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक दवाएं और कभी-कभार एंटीवायरल दवाएं भी दी जाती हैं। ओके। अत्यधिक दवाओं की सूजन को रोकने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का भी उपयोग किया जाता है। अरे भाई कॉफी तो पिला दी, नाश्ता तो अभी हुआ नहीं, वो कब मिलेगा? अरे क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा। हाँ अंकल, अब तो हम नाश्ते के बाद ही बात करेंगे। बहुत भूख लग रही है। हाँ मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अच्छा अभी मम्मी नाश्ता ला रही है, पहले हम नाश्ता करेंगे फिर उसके बाद सवाल, ठीक है? हाँ। ओके अंकल।
हाँ अंकल, नाश्ता तो हो गया। अच्छा अब ये बताइए, क्या इसके कोई दीर्घकालीन परिणाम भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं बेटा। यदि समय पर दवा ना दी जाए तो दिमागी बुखार के कारण बहरापन, मिर्गी, जल शीर्ष, संज्ञानात्मक अभाव आदि दीर्घकालीन बीमारियां भी हो सकती हैं। और बेटा, दिमागी बुखार के कुछ रूपों में मेनिंगो कॉक्सी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, टाइप बी, न्यूमोकोकल या कंठमाला वायरस से संक्रमण भी शामिल है, जिसे टीकाकरण से रोका जा सकता है। हाँ बेटा, दिमागी बुखार के कारण सन 2013 में 3,03,000 लोगों की मौत हुई थी। कितनी? 3,03,000। जो 1990 में होने वाली 4,64,000 मौतों से कम थी। चलो ये तो अच्छी बात है। अंकल, अब आप किस बीमारी के बारे में हमें बताएंगे? बेटा, अब हम बात करेंगे खसरे की, यानी मीजल्स की। हाँ। खसरे। हाँ, खसरे को मोरबीली, रुबेला या लाल खसरे के नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी अत्यधिक संक्रामक खसरे के वायरस के नाम से जानी जाती है। और बच्चों, इसके आरंभिक संकेत और लक्षणों में बुखार शामिल है, जो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। और बच्चों, साथ में खांसी, सर्दी और आंखों का लाल होना इसमें शामिल है। बिल्कुल। लक्षणों के दिखने के 2 से 3 दिन के बाद मुंह के अंदर छोटे सफेद धब्बे बनते हैं, जिसे कॉप्लेक्स धब्बे कहते हैं। सामान्यतया लाल निशान चेहरे से शुरू होकर पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। अंकल, इस बीमारी में कोई जटिलता भी है क्या? हाँ, होती है ना बेटा। इस बीमारी में 30% जटिलता है और इसमें शामिल है डायरिया, अंधापन, मस्तिष्क की सूजन और निमोनिया आदि। रुबेला और रासियोला अलग बीमारियां हैं। अच्छा अंकल, तो ये बताइए कि खसरा की बीमारी कैसे फैलती है? बताता हूँ बेटा। देखो, खसरे की बीमारी संक्रामक लोगों से खांसी और छींक के द्वारा आसानी से फैल जाती है। ये बीमारी लार और नाक के स्राव के संपर्क में आने से भी फैलती है। 10 में से 9 लोग जो प्रतिरक्षित नहीं हैं, यदि वो इस बीमारी से संक्रमित लोगों के बीच में रहते हैं तो ये बीमारी उन्हें भी अलग लग सकती है। दाने उभरने से 4 दिन पहले से बीमार लोग दूसरों को भी संक्रमित कर देते हैं। अधिकतर लोगों में ये बीमारी एक बार ही होती है। संदिग्ध मामलों में इस वायरस का परीक्षण करना सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधी प्रयासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंकल, क्या कोई टीका प्रभावी हुआ है इस बीमारी की रोकथाम में? हाँ, तुम्हारी मम्मी भी जानती है इस बारे में, बताओ जरा। क्यों नहीं, तुम लोग नोट कर रहे हो ना सब कुछ? हाँ मम्मा। अच्छा तो सुनो। देखो, इस बीमारी की रोकथाम के लिए खसरे का टीका प्रभावी रहा है। टीकाकरण के परिणाम स्वरूप सन 2000 से 2013 के दौरान होने वाली मौतों की संख्या में 75% की कमी आई है। वैश्विक स्तर पर इस दौरान लगभग 85% बच्चों का टीकाकरण किया गया था। कितने प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण किया गया बच्चों? 85। देखो, हालांकि कोई विशिष्ट उपचार मौजूद नहीं है। सहायक सुरक्षा चिकित्सा से बीमारी में सुधार आता है। बच्चों, इस बुखार को नियंत्रण करने के लिए मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान, स्वास्थ्य भोजन और दवा दी जाती है। द्वितीयक संक्रमणों जैसे निमोनिया आदि के लिए प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिकों आदि का उपयोग भी किया जाता है। हाँ, बच्चों, विकासशील देशों में इसके लिए विटामिन ए की आपूर्ति की सिफारिश की जाती है। अच्छा अंकल, अब डेंगू बुखार के बारे में भी बताइए ना। लो, एक और सवाल। चलो, इसके बारे में बताता हूँ। देखो बच्चों, डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? हड्डी तोड़ बुखार। हाँ, डेंगू मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो डेंगू वायरस से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द होने लगता है। साथ ही त्वचा पर धब्बे दिखने लगते हैं, जैसा कि खसरे में होता है। बहुत कम मामलों में ये बीमारी जीवन के लिए खतरनाक रक्तस्रावी बुखार में फैल जाती है, जिसके कारण रक्तस्राव होने के साथ ही प्लेटलेट्स में भी कमी होने लगती है और रक्त प्लाज्मा में रिसाव हो सकता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम के कारण निम्न रक्तदाब का होना बहुत खतरनाक हो सकता है। अच्छा अंकल, डेंगू बुखार किस प्रकार फैलता है?
देखो बच्चों, डेंगू बुखार मच्छरों की अनेक प्रजातियों जिनमें जीनस एडिस, मुख्यतः ए एजिप्टी आदि के कारण संचारित होता है। ये वायरस 5 विभिन्न प्रकार के होते हैं। और बच्चों, इनमें से एक प्रकार के संक्रमण से जीवन भर की प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है, लेकिन अन्य से कम अवधि की प्रतिरोधकता बनती है। अन्य प्रकार के संक्रमणों के कारण बहुत जटिलताओं का खतरा उत्पन्न हो सकता है। हालांकि इस बीमारी का अभी तक कोई व्यावसायिक टीका उपलब्ध नहीं है, लेकिन बच्चों, इसकी रोकथाम के लिए मच्छरों की संख्या के नियंत्रण के लिए उनके पनपने की जगह को खत्म करना और उनके काटने से बचना होता है। बिल्कुल। अच्छा अंकल, अब आप एक ये बात बताइए कि इसका कोई उपचार भी हो सकता है? हाँ, बताता हूँ। देखो, गंभीर स्थिति उत्पन्न होने पर डेंगू बीमारी के सहायक उपचार के तौर पर मौखिक या नसों में पुनर्जलीकरण करने के अलावा नसों में तरल पदार्थ और रक्त आधान किया जाता है। चिंता की बात यह है कि 1960 के बाद से डेंगू बुखार के मामलों में नाटकीय ढंग से बढ़ोतरी हुई। अच्छा अंकल, आप तो डॉक्टर हैं, तो आप ये बताइए कि डेंगू की वर्तमान में वैश्विक स्थिति क्या हो सकती है? देखो बेटा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से डेंगू वैश्विक समस्या बन गई। डेंगू 110 से अधिक देशों में फैल चुका है। मच्छरों के खात्मे के साथ ही डेंगू टीके के विकास के साथ ही इस वायरस को लक्ष्य करके दवा का विकास किया जा रहा है। अच्छा अंकल, हमने एड्स के बारे में भी बहुत सुना है, ये कैसी बीमारी है? बच्चों, वैसे तो तुम्हारी समझ से ऊपर की बीमारी है, लेकिन आजकल के वक्त में हर चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है, तो मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। देखो बेटा, एड्स के संदर्भ में अगर बात करें तो विभिन्न व्यक्ति और संगठन महामारी के प्रतिरोध में सरकारी स्तर के बाहर रहते हुए अनाथ बच्चों के लिए वनस्पति उद्यान रोपण का कार्य संबंधी गतिविधियां आयोजित करती है, जिसमें वो ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को भी शामिल करती है। अच्छा डॉक्टर अंकल, क्या ऐसी कोई केस स्टडी है जिससे इसका कोई उदाहरण मिल सके? देखो बेटा, पश्चिम बंगाल में फैले हैजे की महामारी से संबंधित है ये केस स्टडी। इस केस स्टडी के अंत में विद्यार्थी अपने को निम्न बातों में सक्षम पाते हैं, जैसे निगरानी और ब्रेक डिटेक्शन में प्रयोगशाला की भूमिका के महत्व की समझ, हैजे के फैलने के दौरान संदिग्ध नमूनों की संख्या की पहचान कर उन्हें लेना और प्रयोगशाला तक पहुंचाना, प्रयोगशाला परीक्षण के लिए आवश्यक न्यूनतम सूचना को उपलब्ध कराना। जब नमूनों को एकत्र कर प्रयोगशाला में भेजा जाता है ना बेटा, तब संदूषण या संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना होता है। और बेटा, डायरिया के फैलने के दौरान उचित प्रयोगशाला परीक्षण की पहचान करना, प्रयोगशाला की गुणवत्ता संबंधी मुख्य बिंदुओं की समझ को सुनिश्चित करना, विब्रियो, कॉलेरा, बायोटाइप और सीरोटाइप की व्याख्या करना, हैजे के फैलने के दौरान उसके परीक्षण के समय प्रतिजैविक संवेदनशीलता की प्रासंगिकता को समझना, हैजे के फैलने के दौरान निर्णय करें कौन से पर्यावरणीय नमूने की आवश्यकता होगी, हैजे के फैलने के दौरान महामारी विज्ञान और प्रयोगशाला के एकीकृत आंकड़ों का उपयोग कर निष्कर्ष पर पहुंचना। डॉक्टर अंकल, महामारियों से संबंधित और भी कोई बात बची है क्या? हाँ, है ना, फूड पॉइजनिंग। अब हम फूड पॉइजनिंग की बात करेंगे। दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए जीवन के लिए खतरा बनने के बाद भी फूड पॉइजनिंग सामान्य घटना है। भोजन जनित सूक्ष्म जीवों के कारण संक्रमित व्यक्ति में दिखने वाले लक्षणों में उल्टी, निर्जलीकरण और खूनी दस्त शामिल हैं। ये लक्षण संक्रमण के प्रकार के आधार पर कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग के कारण मौत भी हो सकती है। अच्छा अंकल, फूड पॉइजनिंग के बारे में और भी कुछ बताइए ना। बताता हूँ बेटा। देखो, फूड पॉइजनिंग के कारण 250 से अधिक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। कितनी? 250। हाँ, इनमें से अधिकतर बीमारियों में बैक्टीरिया जैसे कैम्पलोबैक्टर, साल्मोनेला, शिगेला, ई कोलाई, लिस्टीरिया, बोटुलिज्म और नोरोवायरस के कारण संक्रमण होता है। अच्छा अंकल, कैम्पिलोबैक्टर क्या होता है? कैम्पलोबैक्टर एक ऐसा जीवाणु है जो गंभीर दस्त का कारण बनता है। ये दूषित भोजन, पानी या अनपेस्चराइज्ड दूध या संक्रमित पालतू या जंगली जानवर से संचरित होता है।
अच्छा डॉक्टर अंकल, साल्मोनेला क्या होता है? तो साल्मोनेला एक जीवाणु संक्रमण है जो इंसान में पालतू या जंगली जानवरों से फैलता है। लेकिन अधिकतर ये अनपेस्चराइज्ड दूध पीने से या फिर मुर्गी और अंडे खाने से होता है। शिगोला क्या होता है अंकल? शिगोला भी बताता हूँ बेटा। शिगोला आमतौर पर मल के माध्यम से फैलने वाला बैक्टीरिया है। इससे आंतों में संक्रमण हो सकता है जिससे गंभीर दस्त लग सकते हैं। ये बीमारी सामान्यतः उष्णकटिबंधीय या गर्म जलवायु, विशेषकर भीड़ भाड़ वाले ऐसे क्षेत्रों में होती है जहां गंदगी रहती है। अच्छा डॉक्टर अंकल, ई कोलाई और लिस्टेरिया संक्रमण से क्या होता है? बताता हूँ बेटा। देखो, ई कोलाई के कारण भोजन जनित बीमारियां होती हैं और लिस्टेरिया बैक्टीरिया प्राथमिक रूप से पानी और मिट्टी में पाया जाता है। अंकल, बोटुलिज्म क्या होता है? बोटुलिज्म जैसी गंभीर बीमारी के लिए क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। अच्छा अंकल, आपने आज जितनी भी जानकारी दी वो बहुत ही अच्छी रही। हाँ, मुझे भी आज बहुत मजा आया। अच्छा, और तुमने जो सवाल मुझसे किए ना, मुझे भी उसका जवाब देने का बहुत मजा आया। और अब गर्मा गर्म खाना खाकर भी आप लोगों को बहुत मजा अरे आएगा। वाह, खाना भी तैयार हो गया। चलो चलो, चलो चलो, चलो, खाना खाएंगे और बाकी की चलो, बातें और चलो, कुछ करनी होगी तो वही करेंगे। चलो बच्चों, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मानव जनित आपदा हो या कुदरत का हो कोई कहर, जागरूकता और सूझबूझ से मिल जाती है नई डगर। जो इंसान सजग हो जाए वही सुरक्षित हो जाए। कल से नहीं आज से चेतो, कहीं देर ना हो जाए। कहीं देर न हो जाए। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए की 20वीं कड़ी सुन रहे थे। जैविक आपदा, आलेख व अनुसंधान डॉक्टर समिता गोवर्धन, समन्वय डॉक्टर आर गोपीचंदन और डॉक्टर बी के त्यागी, निर्देशन उपेंद्र खुशू, प्रस्तुति सहायक रोहित प्रसाद। और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे गीता वर्मा, दिनेश वर्मा, रायका अरोड़ा और श्रेया धारा। साथियों, भी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू के फैलने के कारण 30 मार्च 2015 तक भारत के कौन से राज्य अधिक प्रभावित रहे? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। स्वाइन फ्लू के फैलने के कारण 30 मार्च 2015 तक भारत के कौन से राज्य अधिक प्रभावित रहे? और दूसरा प्रश्न है, डेंगू बुखार मच्छरों की किस प्रजाति के काटने के कारण से होता है? डेंगू बुखार मच्छरों की किस प्रजाति के काटने के कारण से होता है? और अब हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है radio@vigyanprasar@gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय, यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना न भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक कहीं देर न हो जाए कि अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।